सभी नए साथी जितने भी लोग जुड़े हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया था कि करंट अफेयर्स को आज हम लोग स्टार्टिंग से रखेंगे, क्योंकि आप लोग भी पुराने पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, तो ये नहीं है कि सर काफ़ी दिन हो गया, रिपीट किए हुए, भूल गया। हम ये नहीं सुनेंगे जो पुराने सदस्य हैं। नए सदस्य तो मान लीजिए अभी पहली बार पढ़ेंगे, लेकिन पुराने सदस्यों से ये उम्मीद हमें है कि हमारे हर प्रश्न का जवाब वो देंगे। इतना उम्मीद करके चलते हैं कि सारी चीज़ों को आप लोग रिवीजन करके चले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 3 से। पेज नंबर 3 जल्दी से खोल लीजिए आप लोग। नए सदस्य और पुराने सदस्य सभी लोग। और नए सदस्यों को अपने कॉपी पेन साथ में मौजूद रखना है, क्योंकि अगर थोड़ी भी दिक्कत होगी कोई चीज़ की, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपके पास रिकॉर्डेड क्लास पहुँच जाएगी, ठीक है? तो और पुराने सदस्य जो हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि कोई टॉपिक जब मैं एक पेज को पढ़ा लूँगा, उसके बाद एक-एक करके पूछूँगा कि कौन-सी चीज़ों को अन्य इसमें रिलेट करके बताया गया था। क्योंकि आप लोगों ने दृष्टि पे ही लिखा होगा, जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं, और आपको ये पता होगा कि इससे कोरिलेट करके ये चीज़ बताई गई होगी, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पहुँच गए तो एक बार हैंड रेज़ कर दीजिए जल्दी से कि हम लोग पहुँच गए पेज नंबर 3 पे। जल्दी से खोल लिया सभी लोगों ने? ओके, ठीक है। नए सदस्य पहले हैंड रेज़ कर लें, क्योंकि नए सदस्य रितेश सर भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। सभी लोग एक बार हैंड रेज़ कर दीजिए कि हम पहुँच गए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए। जिनका छूटा है सबको रिवीजन हो जाएगा। ओके सर। जी सर। सर जी। मैं बाइक पर हूँ, मैं जस्ट घर पहुँच गया हूँ, बस 1 मिनट के अंदर अपना गाड़ी पे लेके बैठ जाऊँ। ठीक सर, ठीक सर, ठीक। चलिए, ओके। ओके सर, ओके सर। चलिए, तो महाराष्ट्र सरकार, सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी दी है? वो है पुणे हवाई अड्डा। कौन-सा हवाई अड्डा? पुणे। पुणे में जो हवाई अड्डा है, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे। पुणे में किसका शासन था? ऐतिहासिक काल में शिवाजी के शासन काल के अंतर्गत आप देखेंगे, तो पुणे में कौन शासन कर रहा है? ये बताएँगे विकास सर। विकास सर? अमन सर आप बताइए, पुणे में किसका शासन रहा है? पेशवाओं का। पुणे में किसका शासन रहा है? पेशवाओं ने पुणे से शासन किया हुआ है। बिल्कुल सही है। ठीक है, विकास सर और पूजा मैम, आप लोगों ने कुछ हैंड रेज़ किया, कुछ क्वेरीज़ है क्या आपकी? प्लीज़। पूजा मैम। नो सर, वो ऐसे सर, वो कुछ टेक्निकली अच्छा, ओके, ओके। पूजा मैम आपका? अच्छा, ठीक है। चलिए, तो पुणे में पेशवाओं का शासन था। शिवाजी के शासन काल के बाद जो पेशवा लोगों ने अपना शासन किया, तो सबसे पहले पेशवा कौन थे? ऐश्वर्या मैम, सबसे पहले पेशवा कौन बने थे? चलिए, अरुणिमा मैम आप बताइए। अरुणिमा मैम। सर नाना साहेब, नाना साहेब। नहीं, नहीं, नाना साहब तो यहाँ पे थे कानपुर में। 1857 की क्रांति बालाजी विश्वनाथ। जी, बालाजी विश्वनाथ है, उसके बाद कौन है? बाजीराव। बाजीराव, उसके बाद? बाजीराव प्रताप। नहीं, देखिए, बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव। समझ जाइए, देखिए पकड़ना आसान है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, 3 हो गए। फिर उसके बाद आते हैं कौन? माधव राव, फिर आते हैं नारायण राव, फिर आते हैं माधव नारायण राव। समझ रहे हैं आप लोग? इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि नाम से पहला दूसरे के नाम से तीसरा है, ठीक है? माधव राव, फिर नारायण राव, फिर माधव नारायण राव। समझ गए आप लोग? अगर नोट डाउन करना तो इसे नोट कर लीजिए। फिर से रिपीट करें या हो जाएगा सबका? हो जाएगा सर। ओके। सर ओके। बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव। पहले और दूसरे को मिला के तीसरा बन गया, ठीक है? फिर माधव राव, फिर नारायण राव, फिर माधव राव, नारायण राव, ठीक है? अगर क्रम कराने के लिए आ जाए तो ये ध्यान रहेगा कि आपको पहला दूसरे से मिला के तीसरा बना लेना ध्यान से, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। और कितने चरणों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव किए जाने की घोषणा करी गई है? रोहित सर बताएंगे। कितने चरणों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है? जी, सचिन सर बोलिए आप। सर एक ही चरण में होंगे सर। एक चरण में। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? आदित्य सर बताएंगे, कितनी सीटें हैं यहाँ पर? जी, ऋषि मैम बताइए। सर 288। 288। देखिए, इस प्रश्न को सबने तैयार किया था, लेकिन कितने चरण में चुनाव होंगे,
इसे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है? देखिए आयोग है, वो कुछ भी पूछ सकता है। सचिन सर कुछ बोलना है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाराष्ट्र से हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र में बधावन पोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, बधावन पोर्ट, ठीक है? बधावन पोर्ट का विकास किया जा रहा है, उसके साथ-साथ नेहवा पोर्ट भी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है, ठीक है? तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का जो तट है, महाराष्ट्र का जो तट है, उसे किस नाम से जानते हैं? महाराष्ट्र के तट को किस नाम से जानते हैं? अजय सर, महाराष्ट्र के तट को किस नाम से जानते हैं? जी, अश्विनी सर बताइए आप। कोंकण तट। कोंकण तट, वेरी गुड। कोंकण के नीचे कौन-सा तट है? नीलिमा मैम, कोंकण के नीचे कौन-सा तट है? कोंकण के नीचे कौन-सा तट है? नीलिमा मैम, अमन सर आप बोलिए। मालाबार। सर मालाबार केरल में है, मालाबार केरल में। कहाँ चले जा रहे हैं आप? चलिए भूपेश सर आप बताइए। कन्नड़, कन्नड़ तट। कन्नड़ है, कन्नड़, कोंकण कन्नड़, उसके नीचे है मालाबार, कोंकण कन्नड़, मालाबार, ठीक है? कोंकण कन्नड़, फिर उसके नीचे मालाबार। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कोंकण के ऊपर कौन-सा तट है? ये बताइए आप लोग। नीचे तो सब लोग याद किए, कोंकण के ऊपर तट, जो आपके गुजरात का जो जूनागढ़ वाला हिस्सा है, जो काठियावाड़ वाला प्रायद्वीप है, यहाँ पर कौन-सा तट है? यहाँ पर कौन-सा तट है? जी रोहित सर बताइए आप। सर कठियावाड़ तट ही है ना? काठियावाड़ तट के साथ-साथ में उसे गोहिलवाड़ तट भी बोलते हैं, गोहिलवाड़ तट और पोरबंदर तट भी बोलते हैं, ठीक है? काठियावाड़ तट पूरा रीजन है, लेकिन पोरबंदर तट और गोहिलवाड़ तट, ठीक है? गोहिलवाड़ तट जो है, वो जो निचला हिस्सा है, अगर आपके सामने अगर मैप रखा हो भारत का, तो आप देखेंगे गुजरात के जो निचला हिस्सा है, जो गिर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? जहाँ पर जूनागढ़ से जो नीचे वाला हिस्सा है, वो गोहिलवाड़ तट है और उसके जो पश्चिम वाला हिस्सा है, वो पोरबंदर, जहाँ पर पोरबंदर लिखा हुआ है, पोरबंदर तट है, ठीक है? चलिए, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं, के तज गुजरा कोड बताया गया था। के तज गुजरा यानी केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। पहला तो याद रखना है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किस नंबर का है? किस नंबर का है? 6 नंबर का है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? अमन सर, अमन सर किसके द्वारा जारी किया जाता है? पूजा मैम बोलिए आप। सर FSSAI, ठीक है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी रिशु मैम? इसकी स्थापना कब हुई है? सर इसका जो एक्ट है वो FSSAI 2006 है और सर 2008 से सर ये फंक्शनल हुआ था। और कब ये काम, मतलब इसकी स्थापना कब हुई है? मतलब ये 2011 में अपने पूरी तरह से काम करना शुरू किया FSSAI, ठीक है? और FCI भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। FCI क्या है कन्हैया सर? FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी मोहित सर? मोहित सर, नितिन सर 1965। वेरी गुड। 1965 में कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, भारत के इतिहास से रिलेटेड है, भारत के सामरिक सुरक्षा से रिलेटेड है। वो कौन कौन सी चीजें हैं रिशु मैम? एक बताइए आप। सर एक तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। जी वेरी गुड, रुक जाइए, अमित सर बताएंगे दूसरा। सर BSF की स्थापना हुई थी। वेरी गुड, युद्ध से बाद सामरिक सुरक्षा जोड़ दिया था। उसके बाद 1965 में और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बता दिए गए, FCI है, ठीक है? FCI। चलिए 3 चीजें हो गई, और भी कोई बताएगा क्या? और 1965 में कौन चीज इंपॉर्टेंट है? कोई एक और किसी को पता हो? रिशु मैम बताइए, कुछ और हो तो। चलिए ठीक है, 3 चीजें याद रखनी है आप लोगों को। तो छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ऐसा नहीं है सर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है। बताइए। UNDP 1965 में हुआ था ना? UNDP 1965, हाँ UNDP 1965 में, UNEP 1972 में है। वेरी गुड, UNDP भी 1965 में, इसे भी ध्यान रख लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट है, 4 चीजों को 1965 से आप कोरिलेट करके रख लीजिए। देखिए याद करने का स्मार्ट तरीका यही है कि जब कोई चीज है उससे कोरिलेट करके आपके दिमाग में कितने क्वेश्चन फॉर्म हो सके वो ध्यान देना है। छठवां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI के द्वारा जारी किया गया और इसमें नंबर 1 पर है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में जो नौका दौड़ होती है वो किस झील में होती है? केरल में नौका दौड़ किस झील में होती है? हैंड रेज कीजिए जल्दी से।
जी अभय सर बोलिए आप। सर वेम्बनाड। वेम्बनाड झील में होती है। वेम्बनाड सर। और अष्टमुडी झील कहाँ पर है अश्विनी सर? अश्विनी ये सर भी केरल वही है सर, केरल में। केरल में अष्टमुडी झील। और केरल में जो लैगून झीलें हैं उसे क्या नाम दिया जाता है नितिन? लैगून झीलों को क्या नाम दिया जाता है? जी सचिन सर आप बोलिए। सर कयाल बोलती। कयाल कयाल ठीक है। अच्छा बुग्याल और प्यार, बुग्याल और प्यार क्या है? बुग्याल और प्यार क्या है कन्हैया सर? सर घास के घास के मैदान है। घास के मैदान कहाँ पर ये घास के मैदान है बुग्याल और प्यार कन्हैया सर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में? सॉरी सर, बुग्याल जो है ये उत्तराखंड में। बुग्याल और प्यार दोनों उत्तराखंड में है। और मर्ग जो है मर्ग जम्मू कश्मीर में मर्ग है जो घास का मैदान है। ठीक है चलिए तो जम्मू कश्मीर का भी हो गया क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड। और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है विधानसभा का। कितनी सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव हुआ है? कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ है? जी अभय सर कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ है? जी कन्हैया सर आप बोलिए। कन्हैया सर सर टोटल सीट 90 है। क्या सर? सर सीट टोटल जम्मू कश्मीर में 90 है। 89 सीटों के लिए चुनाव होगा। ओके हाँ एक सीट पे नहीं हुआ था चुनाव। ठीक है चलिए तो 89 सीटों के लिए यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो पार्टी जीती है उसका क्या नाम है? सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है ऐश्वर्या मैम? उमर अब्दुल्ला। हाँ उमर अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है यही है पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा मुझे भी स्किप कर रहा है। जी अभय सर बोलिए। चलिए तो जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर में बुग्याल और प्याल है जम्मू कश्मीर में। और जो दर्रे हैं पीर पंजाल और बनिहाल, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे हैं। क्योंकि जब तक 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन नहीं हुआ था 31 अक्टूबर 2019 तक, तब तक याद करना आसान था दर्रों का सीधे। लेकिन अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी अलग करना पड़ता है तो नए लोगों के लिए आसानी है। पुराने जो लोग याद करके बैठे हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। इसलिए इसके लिए कोड है बप्पी जो। ठीक है बनिहाल और पीर पंजाल। बनिहाल और पीर पंजाल कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है बप्पी जम्मू, बप्पी लहरी जी के नाम आप लोगों ने सुना होगा। बप्पी यानी बनिहाल और पीर पंजाल ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है उसके बाद जो ऊपर का जो दर्रा है बहुत सारे दर्रे काराकोरम दर्रा और ये सारे दर्रे जो है कहाँ पर है? लद्दाख में। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तो उसके बाद गुजरात, गुजरात से रिलेटेड प्रश्न को आपको बता दिया गया। गुजरात में कुल कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु, उसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु में तमिलनाडु का जो राजधानी है चेन्नई है। तमिलनाडु के तट को कौन से तट के नाम से जानते हैं? तमिलनाडु के तट को कौन से तट के नाम से जानते हैं अमित सर? कोरोमंडल है लेकिन कंफ्यूजन वाले में है। नीलिमा में बताएंगी यहाँ पर कौन सा बीच है? यहाँ पर कौन सा बीच है? पुलिन। जी रोहित सर आप बोलिए। सर मरीना बीच है ना? मरीना बीच, मरीना बीच, मरीना बीच है। बताया गया आप लोगों को, ध्यान रखिए क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को, ठीक है अब ये छठवां राज्य खाद्य यहाँ पर बस इतना देख के चलिए केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। आगे वहां पे जब हम लोग देखेंगे डिटेल वाले में तो वहां से बहुत ज्यादा देखा जाएगा। बस इतना भी देख के चलिए। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। ठीक है तो अंडमान और निकोबार से संबंधित जो कोड था एक बार बताया जा चुका है, इसलिए सिर्फ कोड बताना है। देवव्रत सर बताएंगे कोड क्या है। सर मैंने कोर्ट के लिए नहीं सर, मैंने वो तमिलनाडु में एक कोवलम बीच भी है सर जिसको ब्लू फ्लैग मिला है। जी 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 हाँ ब्लू फ्लैग, ब्लू FEE के द्वारा दिया जाता है। फी संस्था इंटरनेशनल पे ब्लू कोवलन बीच जो है। कोवलन याद आ गया, कोवलन इतिहास में प्रसिद्ध है तो आप बता दीजिए सर कोवलन। देवव्रत सर कोवलन किससे रिलेटेड है इतिहास में? कोवलन तक तो आ ही गया लेकिन अब कोवलन को इतिहास से कोरिलेट करके बताइए। कौन बताएगा कोवलन? जी सुमित सर आप बोलिए। कन्हैया सर बोलिए आप।
क्या सर ये सिलप्पदिकारम जो जो है कहानी है उसकी जो वो मुख्य नायिका है उसके बारे में? कोवलन, यस सर। कोवलन और कड़गी, कोवलन और कड़गी। हाँ भाई कोवलम कन्नगी नाम है। हाँ, कन्नगी, कोवलन और कड़गी की जो प्रेम कथा है सिलप्पाधिकारम, इसकी रचना इलांगो वाडिकल की है। ठीक है, इलांगो वाडिकल की। इसी सीन पीजी, ठीक है, इसी सीन मणिमेखले भी है, इसी से रिलेटेड मणिमेखले भी है, मणिमेखले। ठीक है, तो मणिमेखले भी याद रखिएगा आप लोग। मणिमेखले जो है ये भी, मणिमेखले के रचनाकार कौन है, कौन बताएगा मणिमेखले? सर इलांगो आर्टिकल नहीं नहीं नहीं, इलांगो वाडिकल किसके हैं? ये सिलप्पाधिकारम के हैं, ये सिलप्पाधिकारम के हैं इलांगो वाडिकल। आप बताइए मणिमेखले किसके रचनाकार हैं? मणिमेखले के रचनाकार कौन है? कन्हैया सर बोलिए आप। शीतले सतनार हैं, शीतले सतनार हैं। और जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है? हाँ, तिरुतक्क देवर, तिरुतक्क देवर। वैसे जो तमिल पंच वेद हैं, तमिल पंच महाकाव्य जिन्हें कहा जाता है, वो कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? एक बार हैंड रेज कीजिए। भूपेंद्र सर आप बोलिए, रुक जाइएगा आप। भूपेंद्र सर बोलिए। रिपीट कर दीजिए क्या सर? अश्विनी सर क्या रिपीट करना है? सर शिल्पाधिकारम जी, सेकंड मणिमेखले जी, थर्ड जो हो जाता है आपका तिरुतक्क देवर वाला जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, हाँ, कुंडलकेशी, वलयपति, वलयपति कुंडलकेशी। ठीक है, वलयपति और कुंडलकेशी, ये 5 हैं, 5 हैं। ठीक है, 5 है, वेरी गुड। जो 5 है, 5 में से 2 के रचनाकार के नाम नहीं मिलते हैं, 3 के रचनाकारों का नाम मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार। इलांगो आर्टिकल, इलांगो आर्टिकल की जो रचना है वो सिलप्पाधिकारम है। इलांगो आर्टिकल की रचना है सिलप्पाधिकारम। फिर शीतले सतनार की रचना है मणिमेखलई, मणिमेखलई। और जीवक चिंतामणि की रचना है तिरुतुक्क देवर, तिरुतक्क देवर, तिरुतक्क देवर। और 2 जो अन्य महाकाव्य हैं उनका नाम है वलयपति और फिर है कुंडलकेशी, वलयपत और कुंडलकेशी। ध्यान रखिएगा, ये अभी तक पूछा है सिर्फ 3 को, 2 नाम याद रखिएगा। कभी पंच महाकाव्य या पंचवेद से लेकर रिलेटेड पूछ देगा क्वेश्चन, तो हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबका नोट हो गया? किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? रिपीट कर दीजिए एक बार। चलिए एक बार रिपीट कर हाँ, दीजिए। बोल देना। इलांगो आर्टिकल की रचना है सिलप्पाधिकारम, इलांगो आर्टिकल की रचना है सिलप्पाधिकारम। ठीक है, फिर है शीतले सतनार की रचना है मणिमेखलई, मणिमेखलई। शीतले सतनार की रचना है मणिमेखलई। और फिर तीसरे नंबर पर है जीवक चिंतामणि, जिसके रचनाकार हैं तिरुतक्क देवर। कौन है? तिरुतक्क देवर। और फिर उसके बाद जो वलयपति है और एक कुंडलकेशी है, वलयपत और कुंडलकेशी। हो गया सभी का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अंडमान निकोबार से श्री विजयपुरम। और ये सब हम लोगों ने पूरी दुनिया को मतलब पूरे इतिहास को घुमा दिया श्री विजयपुरम और पोर्ट ब्लेयर को लेके। उम्मीद डंक छोड़े 10 कार नल बनी महान सुमात्रा, ये कोड बताया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तर से दक्षिण क्रम ना। उम्मीद डंक छोड़े 10 कार नल बनी महान सुमात्रा, ये आप लोगों को डिफाइन करा जा चुका है, बस यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर से अगर जिसको दिक्कत होगी बता दीजिएगा, मैसेज करके बता दिया जाएगा। चलिए आगे है दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, दूसरा यानी सेकेंड बौद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियां हुई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियां हुई थी। चारों संगीतियों के जो अध्यक्ष थे, पहले संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अरुणिमा मैम, पहले संगीति के अध्यक्ष कौन थे? कौन बताएगा पहले संगीति के अध्यक्ष? जी शुभम सर आप बोलिए। सर महाकश्यप। वेरी गुड। दूसरे समिति के अध्यक्ष कौन थे? रोहित सर। सर सबकामी थे। सबकामी या सब कबीर। और तीसरे के अध्यक्ष कौन थे? कन्हैया सर। सर मोगल पुत्र। हाँ मोगल पुत्र, मोगल पुत्र। चौथे के कौन अध्यक्ष थे? भूपेन सर।
चौथे के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, वसुमित्र। चौथी जो अध्यक्ष थे वसुमित्र। एकमात्र ऐसी कौन सी संगीति है जिसमें अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष के पद का भी सृजन किया गया था? ऐश्वर्या मैम, रुक जाइए भूपेश सर। जी मैम, आपकी आवाज कट रही है, फिर से एक बार। अध्यक्ष के पद के साथ साथ चौथी कौन सी समिति है? चौथी है। चलिए, तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष का नाम क्या था नितिन? सर अश्वघोष। अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं, बताएंगे अश्विनी सर। पहली पुस्तक का नाम बताइए। सर एक बुद्ध चरित्र है। वेरी गुड, बुद्ध चरित्र है। आगे अमित सर बताएंगे। सौदरानंद। हाँ, सौदरानंद है, वेरी गुड। फिर अगला बताएंगे सचिन सर। तीसरा ऋषि मैम बताइए। सारीपुत्र प्रकरण। हाँ, सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है। सारीपुत्र प्रकरण, तीनों पुस्तकों का नाम लिख लीजिए। मैंने इसका कोड बनाया हुआ है। 100 बुद्ध है, 100 बुद्ध सारीपुत्र बुद्ध अश्वघोष, ठीक है। 100 बुद्ध सारीपुत्र अश्वघोष, ऐसे बना लीजिए, याद रहता, मुझे तो याद रहता है ऐसे। 100 बुद्ध सारीपुत्र अश्वघोष, ठीक है। 100 बुद्ध सारीपुत्र अश्वघोष, ठीक। सचिन सर, कुछ पूछना है क्या आपको? चलिए, तो 100 बुद्ध सारीपुत्र विश्व अश्वघोष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष हो गया। उसके बाद जो है कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ पर ये बौद्ध संगीतियां हुई हैं? एक बार सर कोड को डिकोड कर दीजिएगा सर। 100 बुद्ध यानी सौदरानंद जो है वो 100 हो गया। बुद्ध यानी बुद्ध चरित्र हो जाएगा। सारीपुत्र यानी सारीपुत्र प्रकरण हो जाएगा। अश्वघोष के द्वारा ये लिखा गया अश्वघोष हो जाएगा, ठीक है सर। ओके सर। ओके, ठीक है। चलिए, तो 100 बुद्ध सारीपुत्र विश्व अश्वघोष हो जाएगा। और उसके बाद है कहाँ कहाँ हुआ था? तो चारों जो हुए थे, चारों का स्थान ये बताएंगे अश्विनी सर। सर राजगीर जी पहला, जी सेकंड वैशाली जी, तीसरा पाटलिपुत्र और लास्ट में कश्मीर। वेरी गुड। कश्मीर जो वैशाली है, वैशाली की नगर वधु किसे कहा जाता है? शुभम सर बताएंगे। वैशाली की नगर वधु। आप बताइए। जी सर, आप रुक जाइए, सभी लोग वेट कीजिए, सबका नाम ले लीजिए, ठीक है। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली जी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, किसके किसके शासन काल में ये बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, ये बताएंगे अमित सर। पहला सर अजातशत्रु सर। अजातशत्रु। शुभम सर बताएंगे दूसरा। दूसरा सर किसके अध्यक्षता में है? कालाशोक सर। वेरी गुड, कालाशोक। तीसरा किसके अध्यक्षता में? अमन सर। सर अशोका। अशोक। चौथा किसके अध्यक्षता में? नीलिमा मैम। हाँ, कुषाण वंश से संबंधित है। चलिए, इसका कोड बताया गया था। कोड कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे, देखें कौन बताता है। जी अमन सर, आप बताइए। एक बोलिएगा पहले खाली। जी नितिन बताओ। देखिए, आप लोग पहले लाइन, जो नए लोग हैं इसको नोट करिएगा पहले। अका अक, ठीक है। अ का अक, पहला जो शासक है, पहला आपने लिखा कोड अका अक। अजातशत्रु, कालाशोक, सॉरी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क, ठीक है। अका अक, ठीक। अका अक हो गया सभी का। अका अक, ठीक है। दूसरा अमित सर बताएंगे क्या है? सर रावी पक्कू। हाँ, रावे पाक, ठीक है। रावे पाक ना, रावे पाक। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ठीक है। रावे पाक। अगला बताएंगे तीसरा, रोहित सर। तीसरा क्या था जो अध्यक्ष का क्रम है? सर मसमूव। हाँ, मसमूव, यानी महाकश्यप, सबकामी या सबकबीर, मोगलिपुत्र तिस्य और वसुमित्र, ठीक है। उसके बाद इसकी गुफाओं का नाम बताया गया था। सस अकू था, ठीक है।
कौन डिफाइन करेगा सर सकू क्या था? हैंड रेज कीजिए सर सकू। जो गुफाएं थी जी रोहित सर बताइए आप, पहला क्या था? सर पहला क्या है? सप्तपर्णी गुफा थी। सप्तपर्णी गुफा थी, वेरी गुड, सप्तपर्णी गुफा थी। दूसरा क्या था नीलिमा मैम? बालूकाराम बिहार। सलूक राम बिहार है मैम, बालूकाराम बिहार। सलूक राम है मैम। उपाध्यक्षों के लिए भी कोड है क्या? नहीं मैम सर, उपाध्यक्ष सिर्फ एक बने हैं चौथे में, अशु घोष। अच्छा ठीक है चलिए, नीलिमा मैम और सलूक राम है, ठीक है मैम, सलूक राम बिहार, ठीक है, जिसे बनवाया गया था सलूक राम बिहार। उसके बाद जो तीसरा है सस अकू, तीसरा किसमें हुआ था अमित सर? तीसरा किस गुफा में हुआ था? अशोका विहार सर। हाँ अशोका विहार, तीसरा अशोका विहार में है। चौथा किस कहाँ पे हुआ था कन्हैया सर? सर कुंडलवन, वेरी गुड, कुंडलवन में हुआ था। चलिए, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हम लोगों ने पूरा देख लिया है। अका अक, रावय पाक, मस मोव, सस अपू। अभी नए सदस्य थोड़ा भी घबराइएगा मत, ये अभी कोड अभी लिख के। अशोक राम बिहार को बालकाराम बिहार दिखाते हैं। जी अशोक राम बिहार को बालकाराम बिहार दिखाते हैं, वेरी गुड। चलिए फिर से रिपीट कर दीजिए। सस अपू, स दो तो स है, फिर अ है और फिर कु है, सस अपू। हो गया सर? सस अपू। चलिए ठीक है, इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए सर। स से हो जाएगा सर सप्तपर्णी गुफा। दूसरा स से हो जाता है सलूक राम बिहार, सलूक राम बिहार। तीसरे स से हो सॉरी तीसरा अ से हो जाता है अशोक राम बिहार या अशोका बिहार, जिसे बालूका राम बिहार भी कहते हैं, ठीक है। और फिर जो चौथा है वो कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन। ओके सर। चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित नई दिल्ली में हुआ। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ जी ने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर में किया गया, ठीक है, गोरखपुर में किया गया सैनिक स्कूल का उद्घाटन। कहाँ पर? किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा। उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आप लोगों को क्रम बताया जा चुका था, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इसको पता है। राजा बिगो जहिबे संके कृष्ण से हाना। आप लोग कोड लिख लीजिए, कोड को डिकोड करना आप लोगों का काम है। घर पे बैठिएगा और इसे डिकोड कीजिएगा। जहां नहीं समझ आएगा बताइएगा, बता दिया जाएगा। कोड एकदम आराम से बोलना है, नोट कीजिएगा। जो नए सदस्य हैं, राजा, जो राजा होता है वो राजा होता है, ठीक है। तो राजा बीगो, राजा बीगो, राजा बीगो, फिर है जहिबे, जहिबे, राजा बीगो जहिबे संके, संके, संके कृष्ण, कृष्ण से हाँ, हाँ, फिर नाज, नाज। राजा बीगो जहिबे, राजा बीगो जहिबे संके कृष्ण से हाँ नाज, संके कृष्ण से हाँ नाज। सभी का हो गया? जिसका नहीं हुआ बताइए, फिर से रिपीट कर दें। चलिए, और इसे आप लोग डिकोड कीजिएगा अपने नोट्स को देख के। ध्यान, जो भी नाम नहीं समझ आएगा मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है सर मैम, जो भी लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का क्रम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां पर जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? सूरत से की है। और सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो कार्यालय है वो डायमंड बोर्ड खोला गया है, सूरत में ही खोला गया है। जी रितेश सर, कुछ बोलना है क्या? जो कोड बोले हैं राजा बीगो जहिबे संके कृष्ण से, ये किससे संबंधित है? सर उपराष्ट्रपति का क्रम है, उपराष्ट्रपति का अब तक का क्रम है, ठीक है। ये राधा कृष्ण जी से शुरू होगा और जगदीप धनखड़ जी के पास आ जाएगा। चलिए ओके सर। तो जल संचय जन भागीदारी जो अभियान है, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, व्हेन इट फॉल, वेयर इट फॉल, यानी वर्षा की जो बूंदे होती हैं उन्हें संरक्षित रखना है, संचय करना है। उसी के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई है। 6 सितंबर को, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने के एक दिन बाद जल संचय से जन भागीदारी की तरफ एक नया अभियान शुरू किया गया, नई पहल की शुरुआत की गई सूरत से। सूरत इस बार इंदौर के साथ
दुनिया के सबसे भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल है। ठीक है, इंदौर जो है लगातार कई वर्षों से, लगातार 8 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है। सूरत इस बार नंबर 1 पे आ चुका है। सूरत इस बार क्या हुआ है? नंबर 1 पे आ चुका है। ये ध्यान देने वाली बात है। सूरत किस नदी के किनारे है? सूरत किस नदी के किनारे है? कौन बताएगा? जल्दी सेंटेंस कीजिए। जी गणेश सर बोलिए। ताप्ती नदी पर, ताप्ती नदी पर एक बांध बनाया गया है। ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? कौन बताएगा? जी अभय सर बोलिए। पतरातू सर। पतरातू है और एक और बांध है उकाई। उकाई बांध भी यहीं पे है, गुजरात में। उकाई, उकाई जो जलाशय, उकाई डैम, इसे भी याद रखिएगा। इसको मैंने कोड बनाया ताऊजी। ठीक है, ताऊजी ताप्ती नदी पर है उकाई और ये गुजरात में। ठीक है, ताऊजी सभी। पतरातू सर झारखंड में, सॉरी पतरातू झारखंड में है, पतरातू यहाँ पे नहीं है। पतरातू झारखंड पे, यहाँ पर उकाई भी है। ताप्ती नदी पर उकाई है। ठीक है, इसको ताऊजी कोड आप लोग बना लीजिए, ताऊजी। ठीक है, ताश हो जाएगा ताप्ती, ऊंच हो जाएगा उकाई, जीस हो जाएगा गुजरात। ठीक है, किस नदी पे सर? तंती नदी पे आई थी क्या चीज? पतरातू, उकाई, उकाई तो सर ताप्ती है। पतरातू शहर अर्बन पावर है शायद। पतरातू, नहीं। ठीक है सर, इसको देख लिया जाएगा सर। इसको रुक जाइए, जब कंफ्यूजन है तो सर, ठीक है कंफ्यूजन होगा तो हटा दिया जाएगा ना। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, ये कंफर्म है, ताऊजी, ताऊजी। ठीक है, ताप्ती नदी पर उकाई बांध है और ये गुजरात में। चलिए, तो जल संचय जन भागीदारी, हमने गुजरात की बहुत सारी चीजों को देखकर क्लियर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? लातूर जिला महाराष्ट्र में है, जहां पर एक झील है, जहां पर एक झील है जो बहुत महत्वपूर्ण झील है। कौन सी झील है जो बनी है उल्का पिंड के गिरने से? नितिन, नितिन, लातूर लोनार झील, वेरी गुड है एकता मैम, हाँ थैंक यू। ठीक है, तो लोनार झील है और अभी यहाँ पर एक झील थी, बुल्ढाड़ा झील भी थी ना, बुल्ढाड़ा झील भी यहीं पे है। चलिए, लातूर में, और लातूर में एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है। कौन बताएगा महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? लातूर में बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, उसका क्या नाम है? सर मैम कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। चलिए आप लोग इसको खोजिएगा। बस एक हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पर जो आपदाएं आती हैं, आपदाओं से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आपदाएं जो आती हैं प्राकृतिक या कोई भी, उसके जो शोध संस्थान से रिलेटेड है, उसको खोज के कल आप लोगों को बताना है। देखते हैं कितने लोग उसको खोज के रखते हैं। लातूर में वो आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बस देखना चाह रहा था कि कितने लोगों ने इसको ध्यान में रखा है। याद रखिएगा लातूर में है, आपदा से रिलेटेड है, वहां पर शोध संस्थान है वो, ये भी याद रखिएगा। इतना कंफर्म दे दिया हिंट, अब देखते हैं कितने लोग उसको बताते हैं कल। चलिए, द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, कहां पर? लातूर जिला महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? मंजूरी भी है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। वाराणसी में दुनिया का पहला, यानी भारत का पहला शहर है जो सार्वजनिक सेवाओं में रोपवे सेवाओं को शामिल कर रहा है, रोपवे परिवहन को शामिल कर रहा है। ठीक है, वाराणसी में ही विश्वनाथ मंदिर है। वाराणसी में दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्वर वेद, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वर वेद जो स्थापित किया जा रहा है, स्वर वेद धाम है, ध्यान केंद्र है। स्वर वेद एक वेद है जो विहंगम योग के जनक, विहंगम योग के जनक है सदाफल देव जी महाराज, सदाफल देव जी महाराज, उनके द्वारा रचा गया है स्वर वेद। ठीक है, और ये स्वर वेद 5 मंडलों में विभाजित है। ये नोट डाउन आप लोग रखिएगा, क्योंकि अभी हम कल दर्शन करने गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे इन चीजों को हमको पढ़ने को मिला। हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से अगर स्टेटमेंट रिलेटेड प्रश्न बनाएगा आयोग, तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो स्वर वेद है इसके रचनाकार कौन है? तो सदाफल देव जी महाराज हैं। और इसमें कितने मंडल हैं? तो 5 मंडल हैं। और जो स्वर, ये जो सदाफल देव जी महाराज हैं, किसके जनक माने जाते हैं? तो विहंगम योग के प्रणेता है, ये विहंगम योग के प्रणेता है। उम्मीद करते हैं सभी सदस्यों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सभी सदस्यों ने इसको, किसी का छूटा है कुछ पूछना पूछ सकता है। स्वर वेद की रचना सदाफल देव जी महाराज, सदाफल देव जी महाराज। ठीक है, सदाफल देव जी याद रखिएगा। अब मैं ग्रुप में उसकी फोटो भी डाल देता हूँ, जो 5 मंडल और पूरा उसका जो फ्रंट पेज का है पूरा। ऋषि मैम बोलिए, क्या कुछ पूछना है? अभी आपने वो लातूर वाला क्वेश्चन पूछा था ना? जी मैम।
तो सर जो देश का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है सर वो है लातूर में 2008 में बना था। वही बता रहे हैं मैम ना कि वो आपदा से रिलेटेड है कुछ शोध संस्थान, वही तो आप लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जी वो आया हुआ प्रश्न मैम, इसीलिए मैं आप लोगों को बस देखना चाहा कि आपने उस रिपीटेड प्रश्न को ध्यान दिया। सर 2015 या 2016 की प्रारंभिक परीक्षा में ही आया हुआ है, ठीक है। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे से संबंधित किसी को और कोई प्रश्न पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 3D संग्रहालय हो गया। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? भारतीय ज्योतिष को समर्पित है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? भारतीय थल सेना के द्वारा की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा? रक्षा पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिकों उनके परिवारजनों को सहायता उत्पन्न की जाएगी, सहायता दी जाएगी और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रोजेक्ट नमन के तहत थल सेना, प्रोजेक्ट नमन के तहत हमारी जो थल सेना है, जो रक्षा पेंशन भोगी है, भूतपूर्व सैनिक है, उनके परिवारजनों को सहायता और सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। जो नमन है, प्रोजेक्ट नमन, ये किस प्रणाली के अंतर्गत कार्य करेगा? ये स्पर्श प्रणाली है, स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। स्पर्श जो प्रणाली है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित होगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट नमन किसका है? भारतीय थल सेना का है। भारतीय थल सेना दिवस यानी जो थल सेना दिवस है कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी विशु मैम बताइए। 15 जनवरी। हाँ 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है रिशु मैम? रिशु मैम आई थिंक 16 दिसंबर है। नहीं 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 नहीं, नौसेना दिवस। नीलिमा मैम बताइए आप। 4 दिसंबर। 4 दिसंबर, वेरी गुड। और जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? नितिन 8 अक्टूबर। वेरी गुड, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, आवश्यकता दिवस। उसके बाद बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है 27 अगस्त 2024 को, जिसको उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि सर सर हम लोगों को मेन से रिलेटेड जो आंसर राइटिंग करनी चाहिए उसे भी टॉपिक बताइएगा। आज आप लोगों का टॉपिक ये रख सकते हैं उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप लोग बिंदु जो है उनको बिंदुवार कम से कम 100 शब्दों में लिख लीजिए। वो अगर 120 शब्दों में भी प्रश्न बने तो भी हो जाएगा, और 200 वर्ड में जो प्रश्न बनेंगे तभी आपके प्रश्न हो जाएंगे। जिसमें आप नीति को बताइए और उसके साथ उसकी समालोचना कर दीजिए कि क्या होगा इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा आज के लिए। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो राजेश वर्मा जी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेश वर्मा जी को बनाया गया है। ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये किस अधिनियम में किस अनुच्छेद में है? पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? कौन बताएगा? जी गणेश सर बोलिए आप। सर 238 बी में। 238 बी में, वेरी गुड। 238 बी में है ये पिछड़ा वर्ग आयोग। सॉरी 338 है, हम भी कंफ्यूज हो गए। 338 भी है। 338 में क्या है सचिन सर? रुकिए, सचिन सर बताएंगे 338 में क्या है। सर उसमें एससी कमीशन है। एससी कमीशन है। और जो 338 ए है उसमें कौन सा है? अब सर 338 रुक जाइए 338 जो एससी और एसटी है, एससी और एसटी इनको अलग कब किया गया था? मेन प्रश्न ये है। पहले अनुसूचित जात अनुसूचित 2003 में किया गया था। वैसे 338 ए जो था में शामिल था, 338 जो था भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति आयोग कब जोड़ा गया? 1989 सर। वेरी गुड, 1989 में है। चलिए, तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उसके बाद अभी हाल ही में 102वां संविधान संशोधन और 105वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102वां संविधान संशोधन किया गया था। और पिछड़ा वर्ग आयोग में राज्यों के राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों में राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, यानी राज्य सरकार भी अपनी अलग से पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो सूची है वो जारी कर सकते हैं। इसके लिए 105वां संविधान संशोधन किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन
व्यापक तौर पर इसमें बड़े परिवर्तन किए गए थे। इसमें 104वें संविधान संशोधन में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये था कि क्या किया गया था? सबसे पहले तो जो अनुच्छेद 331 और 333 के अंतर्गत एंग्लो और इंडियन जो समुदाय के लोगों को सीधे मनोनीत करने का अधिकार था राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्यों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता था एंग्लो इंडियन समुदाय को, यदि उनके प्रतिनिधित्व नहीं हो ना, अगर ऐसा राष्ट्रपति को लगता है तो। और राज्यपाल एक सदस्यों को अनुच्छेद 333 के तहत एक सदस्य को अनुच्छेद 333 के तहत राज्यसभा में क्या कर सकता था, सॉरी विधानसभा में मनोनीत कर सकता था। ये आवश्यक नहीं है, वहां पर आवश्यक था लेकिन यहाँ पर आवश्यक नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया था। साथ में ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण है, ओबीसी यानी जो अन्य जो वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया था सीटों का, वो 330 और 332 के तहत जो आरक्षण है उसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये भी ध्यान में रखना है। यानी 104वां संविधान संशोधन कई जगहों पर महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा सकता है, इसे ध्यान दीजिएगा। किसी का कोई तथ्य नोट करना छूट गया हो तो पूछ सकता है जल्दी से। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा में किया गया। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, राजगीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। उसका केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो वह है 5 जिलों की। उसका था जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, जिसका कोड हमने बताया था साचा जानू दास। क्या बताया गया था? साचा जानू दास। ठीक है, सा से हो जाएगा साम, चा से हो जाएगा चांगथांग, जा से हो जाएगा जास्कर, नू से हो जाएगा नुब्रा और दास से हो जाएगा द्रास। दास से क्या हो जाएगा? द्रास। वैसे जास्कर और पीर पंजाल, जास्कर जो है एक दर्रा भी है और जास्कर जो है एक त्रिड़ी भी है ना। कालजा पीधौ आप लोगों ने नाम याद रखा होगा, काराकोरम है, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, फिर है पीर पंजाल और फिर धौलाधर। इसका आप लोग कोड रख लीजिएगा, कालजा पीधौ, कालजा पीधौ। ठीक है, कालजा पीधौ। कालजा पीधौ कहाँ से है? ऊपर से लेके यानी उत्तर से दक्षिण क्रम है। काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और फिर धौलाधर। ठीक है, किसी का छूटा है कोड तो पूछ सकता है जल्दी से। कालजा पीधौ, ये प्रश्न बहुत आता है इसलिए इसे कोड बना के रखना है, कालजा पीधौ। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर दोनों पूछता है। ध्यान रखना है एग्जाम में सॉल्व करते समय कहीं हम उत्तर से दक्षिण तो याद करके गए हैं और दक्षिण से उत्तर पूछे तो गलत ना करिएगा, ध्यान रखिएगा, उल्टा कर दीजिएगा इसी क्रम लिख के सीधा। आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने लद्दाख के पुनर्गठन की घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख के पुनर्गठन की कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, जिसकी स्थापना कब हुई थी? ऐश्वर्या मैम, बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? नितिन, अश्विनी सर। सर 1916 1916 में बीएचयू की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? किन के लोगों ने किया था? कन्हैया सर। मदन मोहन मालवीय। ओके मैम, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इन लोगों ने किया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएचयू और किस अकादमी में नेपाली भाषा को और संस्कृत के अध्ययन के लिए समझौता हुआ? तो नेपाल अकादमी नेपाली भाषा के लिए। वैसे जो नेपाली है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? अमन सर, शुभम सर बताइए आप। सर 71। हाँ, वेरी गुड, 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। वैसे मणिपुर और कोंकणी को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? सचिन सर। सनाया मैम। अरे यार तो हैंड सर आपने किया हुआ है ना, सनाया मैम। नहीं मैम, 21वां तो सिंधी है। 71 में ही था। 71 में नमक, इसको कोड बताया गया था ना, सिंधी नमक SDMB।
सिंधी नमक खाना है, एसडीएम बनना है। 21 रुपए का सिंधी नमक खरीदिए और 71 लोगों को खिला दीजिए नमक। 71 लोगों को नमक खिलाइए, साथ में 92 लोगों के साथ एसडीएम बन लिया जाएगा। ठीक है, 92वां सर समझा। रिपीट कर। सिंधी नमक, सिंधी फिर नमक, सिंधी नमक फिर एसडीएम बी, एसडीएम बनना है, एसडीएम बी। ठीक है, ठीक है। एसडीएम बी, सभी को एसडीएम ही बनना है ना कि कुछ और बनना है? सभी लोगों को एसडीएम ही बनना है, इसलिए ध्यान रखना है एसडीएम बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी की तरफ से आवाज आ रही है खटपट की। कोई काम कर रहे हो तो अपना काम थोड़ा सा रोक दीजिए पढ़ाई के क्रम में। बस हम लोग आधे 15-20 मिनट और चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है, आगे बढ़ा दिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसकी शुरुआत कब हुई थी ये बताएंगे ऐश्वर्या मैम। आप लोगों को बताया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत कब हुई थी? अश्विनी सर बताइए। हाँ, 2015। सर मैम दोनों लोगों ने कंफ्यूज कराया है। आप क्लियर करेंगे रिसू में। 25 जून 2015 एक बार चेक कर लीजिए सर। वेरी गुड सर, आपका सही है। रिसू मैम आप बताइए। सर 25 जून 2015 ही है। जी जी जी, और 2016 में ग्रामीण है। जी मैम, ऐश्वर्या मैम ठीक है, 2016 में ग्रामीण वाला है। ठीक, चलिए अटल बीमा योजना, अटल बीमा योजना फिर जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना और जीवन सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? कब की गई थी? 3 योजनाएं एक दिन पे हुई थी। अश्विनी सर बताइए। सर अश्विनी 8 मई था मगर सन याद। कन्हैया सर आप बोलिए। 9 मई 2015। 9 मई सर, 9 मई है, 8 मई नहीं था। 8 मई को मुद्रा योजना है। ठीक, 8 अप्रैल को मुद्रा योजना है। ठीक है, यस सर। 8 अप्रैल को मुद्रा योजना है। ठीक है, अभी मुद्रा योजना से चूंकि बजट में आ चुका है, बजट में फिर से मुद्रा योजना में इसका थोड़ा सा किया गया, तो फिर से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। मुद्रा योजना से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं बजट का, हम देख सकते हैं एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 यानी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, यह योजना जून 2015 में शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं नीचे दिया भी है, जून 2015 में दिया है। ठीक है, लेकिन यही है कि जो ध्यान नहीं देता है वो ऊपर देख के सोचना पड़ता है। सर अटल बीमा योजना बता दीजिए था। जी सर बताइए। अटल बीमा योजना के बारे में। अटल बीमा योजना जी, कुछ पूछना है क्या इसके बारे में कि बताना है मुझे? नहीं सर, जो 3 योजना बताया था, अटल बीमा योजना अच्छा, और उसके अटल अलावा बीमा 2 योजना जो के बता। बाद जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, और तीसरा है जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना। अब देखिए अटल बीमा जो योजना है 18 से 40 वर्ष को लोगों के लिए है। 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अटल बीमा योजना के अंतर्गत अपना नामांकन करा सकता है। ठीक है, हम में से मैक्सिमम लोग 18 से 40 के बीच में हैं, तो हम लोग चाहें तो अटल बीमा योजना में पेंशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, पेंशन अगर 60 के बाद से लेने की बात है। लेकिन क्यों हम लोग अटल बीमा में कराएँ? सरकार के मुलाजिम बने और सरकार के साथ मिलके काम करें, फिर सरकार से कुछ तो पेंशन मिलेगी ही, चाहे वो एनपीएस मिले, चाहे ओपीएस मिले, चाहे जो नई आ गई है वात्सल्य, कौन-सी आई है? एक नई आई है ना? यूपीएस। यू यूपीएस, ठीक है, कोई तो मिलेगी। ठीक है, तो अटल पेंशन सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए है, लेने के लिए नहीं है, इसे याद रखिएगा। और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए है। इसमें जो प्रीमियम राशि है ये 31 मई को डेबिट होती है आपके अकाउंट से डायरेक्ट, और ये पहले 330 रुपए थी, अब इसे बढ़ा दिया 436 ठीक रुपए है। है। मैम सुनिए, 436 मैम जो प्रश्न बना रहे थे पहले इसका था 330 रुपए, बाद में इसकी जो राशि है वो बढ़ाई गई और ये वर्तमान में 436 रुपए। ठीक है मैम, चीज ये है, स्टार्टिंग भी याद रखना है कि अगर प्रश्न बन जाए कि स्टार्टिंग में क्या रखा गया था, हमें ध्यान में ये भी होना चाहिए कि स्टार्टिंग में 330 रुपए था और जो 12 रुपए था, 12 रुपए को 20 रुपए बढ़ा दिया गया। यानी पहले जो जीवन सुरक्षा बीमा योजना था 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए है और इसमें 12 रुपए की प्रीमियम राशि रखी गई थी। 12 रुपए की प्रीमियम राशि के द्वारा आप ले सकते थे। वर्तमान में इसे बढ़ा के 20 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसका बढ़ा के 20 रुपया कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न करा दिए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा जी, इनका किसका उद्घाटन की थी? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन की थी। डिजिटल शक्ति केंद्र जो है महिला के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए खोला जा रहा है। वैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये जो रेखा शर्मा जी हैं, ये इनके स्थान पर कोई दूसरा बन गया है, ये बताएंगे
अब है सर। सर विजया किशोरी वाडकर। हाँ, विजया किशोरी जी, ठीक है। वैसे पहली जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थी, उनका क्या नाम था? पहली ममता शर्मा। नहीं, जयंती पटनायक। जयंती पटनायक है, जयंती पटनायक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन थी? दूसरे नंबर पे कौन है? सर मोहिनी। हाँ, मोहिनी कुछ करके, मोहिनी गिरी। हाँ, मोहिनी गिरी जो भी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन है? विभा। विभा पर। हाँ, देखिए मैंने, पार्थ शास्त्री सर। हाँ, पटना मोही बीभा आड, मैंने कोड ऐसे बनाया, पटना मोही बीभा आड, ठीक है। एक आडवाणी जी हैं चौथे नंबर पे, आडवाणी कुछ करके नाम है, ठीक है। पटना मोही बीभा आड, पूर्णिमा आडवाणी। हाँ, पूर्णिमा आडवाणी जो भी है, मतलब हमें कोड से बना लिया है पटना मोही बीभा आड। उसके बाद एक था कि जय ममता ललिता गिरिजा व्यास। के बाद हाँ, ममता ललिता गिरजा नहीं, गिरजा ममता ललिता रेखा। हाँ, गिरजा ममता ललिता रेखा, आप लोग भी लिख लीजिए इसको। पटना मोही बीभा आड, पटना मोही बीभा आड, पटना मोही बीभा आड, गिरजा ममता ललिता रेखा, गिरजा ममता ललिता रेखा विजया। चूंकि नया बनी है, क्रम पूछ सकता है आयोग। अजूबे की बात ये थी कि वो आरबीआई के गवर्नर का क्रम पूछ के बैठा था 2020 के में या 2021 में। मतलब सारा कोड मेरा धरा रह गया था, सब कुछ बना के गया, उन्हीं का छोड़ा था, उसी को पूछ लिया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। और उसके बाद जो आरबीआई के गवर्नर है वो भी ध्यान दिया जाएगा, एक बार देख लेंगे, उसका भी पूरा कोड बना देते हैं तो अच्छे से आ जाएगा। चलिए सर, 21 साल की रेसू रईस, सर हम कोड बनाया आरबीआई का गवर्नर का। अच्छा, आप बोले थे ना लास्ट का 5 बनाने को। नहीं तो ठीक है, लास्ट का 5 साल की रेसू रईस तो 21 नंबर के वाईबी रेड्डी हो गए। हाँ, और 22 फिर लाइन से है, फिर सू से सुब्बा राव हो गए, फिर र से रघुराम हो गए, ई से उर्जित पटेल हो गया, और श से शक्तिकांत दास वर्तमान। ठीक है, रेसू रऊस, रेसू रऊस कर सकते हैं। रेसू रऊस, हाँ, रऊस हो सकता है, 21 साल के रेसू रऊस। हाँ, ठीक है। अभी इसको अभी छोड़िए, 5 इधर बता दिया, मतलब पूरा टोटल देख लेते हैं, क्योंकि जो पूछा था ना वो 1989 और 2000 के बीच का पूछा था, ठीक है। यहाँ से शालिनी मैम कुछ बोलना है क्या आपको? शालिनी मैम, अश्विनी सर, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर ये 7वां आयोग है, अभी जो महिला आयोग चल रहा है 7वां है। तो 7वां महिला आयोग है सर, 9वां होगा सर, 10वां है सर। रुक जाइए, कार्यवाहक की 9वां होगा सर। कौन नंबर में 9वां है सर। विजया किशोर 9वां सर, 9वें नंबर पे है सर, ऑफिशियल वेबसाइट पे सर 9 नंबर वो पे है। 9वें सर, जो नंबर पे। 8वें नंबर पे, जी मैम बोलिए। सर जो 8वें नंबर पे सर रेखा शर्मा थी सर, पहले वो कार्यवाहक बनी थी 1 साल के लिए, उसके बाद सर उनको अपॉइंट किया गया था 3 साल के लिए। जी मतलब दोबारा टर्म उनका। जी मैम, ये बिल्कुल सही है। देखिए आप कोड भी देखें ना, तो कोड में 9 नाम आ रहा है, तो कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं बननी चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। 9 का 9 है। रेखा शर्मा जी को जो मैम ने अभी बताया कि 1 साल के लिए कार्यवाहक बनाया गया था, क्योंकि ललिता मंगलम जी जो थी और रिटायरमेंट जब उनका हुआ था, उसके बाद से रेखा शर्मा जी उसमें एक सदस्य थी ना। तो रेखा मैम सर जो है गिरजा मैम जो है 2 बार थी ना, 5वें 6वें नंबर की। सर अब इसको इधर नहीं कंफर्म, लेकिन जो अगर अध्यक्ष का क्रम देखा है तो 9वें नंबर पे है। मैंने लिखा है ऐसे नंबर में तो 10 आएंगे, क्योंकि गिरजा मैम 2 बार आ गई हैं, इसीलिए वो 9 आ रहा है, लेकिन ऐसे क्रम से तो 10वां होंगे विजय किशोर। देखिए वो आयोग से पूछेगा, तब आयोग का क्रम पूछेगा तो 10वां होगा। अगर ये व्यक्तिगत क्रम में पूछेगा तो 9वां है, ध्यान ये भी रखना है। व्यक्तिगत में तो 9वां है। हम व्यक्तिगत क्रम में 9वां रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, महिलाओं के साइबर अपराधों से जागरूक करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था 1990 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कब गठित हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है?
कोहिमा नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सारामती है। ठीक है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो 4 ऐप बनाए गए हैं उनका नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो 3 नए आपराधिक कानून आए हैं तीनों में से आईपीसी को नया नाम क्या दिया गया है? आईपीसी का नया नाम क्या है ऐश्वर्या मैम? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। क्या नाम दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता दिया गया है। आईपीसी कब भारत में लागू हुआ था कन्हैया सर? आईपीसी भारत में कब लागू हुआ था या कब शुरू हुआ? 1860 सर। वेरी गुड। आईपीसी जो था 1860 में था। उसके बाद जो नया आया है सीआरपीसी, क्या आया है? सीआरपीसी कब से लागू था? सीआरपीसी जी रिशु मैम बताइए। 1973 था क्या? वेरी गुड, हाँ 1973 है, 1973 है। ठीक है, वेरी गुड। सीआरपीसी। और इसका जो नया नाम है उसको क्या नाम दिया गया है कन्हैया सर? सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वेरी गुड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया है। और जो तीसरा है एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कब से लागू था? देवव्रत सर बताएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट सर 1872। 1872 था। ठीक है। नितिन, इसका नया नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नया नाम क्या है कन्हैया सर? सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही है। हाँ वही है इंडियन, वही है, बस इसका बस ईयर बदला है। ठीक है, ईयर बदला है। और इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछ सकता है, पिछला वाला भी पूछ सकता है, नया वाला भी पूछ सकता है, दोनों याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम। कब का है इंडियन एविडेंस एक्ट? ये 1872 का है। ओके, थैंक यू सर। और ये नया लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आजकल देख रहे हैं तकनीकी का दौर है। तकनीकी के दौर में साक्ष्य जो हैं वो तकनीकियों के माध्यम से मिल रहे हैं, तकनीकी से प्रयोग से हो रहे हैं एविडेंस को। तो कोर्ट जो है अभी तक उसे एविडेंस के रूप में नहीं मानती थी ना, इसलिए नया परिवर्तन किया गया कि ये जो व्हाट्सएप है, गूगल है, फेसबुक है और अन्य जो सोशल मीडिया साइट है, यहाँ से भी जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हें भी हम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 519 है। वैसे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा बन रहा है? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का क्या नाम है? कौन बताएगा? जी सचिन सर बोलिए आप। सचिन सर, शुभम सर बोलिए। सर गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर है। लेकिन जो दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक एक्सप्रेसवे बन रहा है उसकी लंबाई कितनी है? कौन बताएगा? अबे सर, दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक का जो बन रहा है गुजरात में, उसकी लंबाई कितनी है? ऐसा है मैम, जो लोग नेट चला रहे हैं जल्दी से एक बार देखिए, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है सर, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हाँ, ही पार्ट है ना सर? 1350 किलोमीटर। हाँ दिल्ली मुंबई अहमदाबाद, सारी गलती से निकल गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 1350 किलोमीटर सर। 1350 किलोमीटर है। ठीक है, तो भारत में जो लंबा एक्सप्रेसवे बनने का जो है 594, अभी गंगा एक्सप्रेसवे बना नहीं है और ये शायद बनने के पूरा हो चुका है प्रोसेस। ठीक है, और कुछ इसका तो डिफरेंस देखना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे को कुछ और एक था कि इसके किनारे किनारे जैविक चीजों को लगाया जाएगा। ठीक है, क्या नाम दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने? औषधि, औषधि को क्या बोलते हैं? कुछ टर्म बताइए आप लोग। अगर इससे मतलब गंगा एक्सप्रेसवे को इसके आसपास औषधियों का मतलब जो खेती की जाएगी ना, बोलिए कन्हैया सर, कुछ बोल रहे थे आप क्या? अश्विनी सर बोलिए जो भी। मतलब बड़ा अच्छा नाम था, मुझे ध्यान से कम स्किप कर गया। सर कुछ भेषज करके था क्या? नहीं भेषज नहीं, भारतीय भेषज संहिता, वो तो ठीक है सर, वो बहुत अच्छा नाम था। मतलब ये डेवलप किया जाएगा ना खेतियों को, ये जैसे क्या कहते हैं, औषधि खेती को। ठीक है, तो उससे रिलेटेड करके नाम दिया गया था, बड़ा अच्छा नाम था। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, मुझे एकदम स्किप कर रहा है। चलिए मैं बाद में मेडिसिनल प्लांट सरकार। नहीं मेडिसिनल प्लांट तो ठीक है, उसको कुछ नाम दिया था, मतलब वो एक्सप्रेसवे का नाम है, मतलब एक्सप्रेसवे में को रिलेट कर दिया था उसको।
बिल्कुल स्किप कर रहा है, छोड़िए बाद में बताते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान से उतर गया एकदम से। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे 3 राज्यों से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार का शोक, जिसे कोसी के नाम से जानते थे, बिहार का शोक। बिहार से ही जुड़े हुए हैं कौन? थरेश्वर नाथ रेणु जी, जिनकी उपन्यास जो है घर घर जाना जाता है। हम सभी यूपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, यूपी पीसीएस और यूपीएससी और बिहार के जो एग्जाम देते हैं, हिंदी जिनका मेन सब्जेक्ट रहा होगा, उसमें उन्होंने पढ़ा होगा मैला आंचल। पढ़ा है? किन किन लोगों ने मैला आंचल को पढ़ा है? जी, अनुमा मैम, सनाया मैम, मैला आंचल। इनकी बहुत अच्छी रचना है, मैला आंचल को कभी टाइम मिले तो सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है? उसके बाद गोदान तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं कुछ तो हाँ में से गोदान तो पढ़ा ही होगा। साथ में गुनाहों के देवता, तो जितने लोग यहाँ पर हैं, इसमें से शायद ही कोई होगा जो गुनाहों के देवता नहीं पढ़ा है। कितने लोगों ने गुनाहों के देवता पढ़ा हुआ है? सिर्फ 2 हैंड रेज़ हो रहे हैं। गुनाहों के देवता तो मतलब हमको लगता है कि मैक्सिमम लोग पढ़ डालते हैं, ऐसे खेल-खेल में ही। अच्छी रचना है, धर्मवीर भारती जी की रचना है, ठीक है? और अच्छे जो होते हैं उसका रखा गया है। चलिए, भारत की पहली भू-तापी परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पूगा घाटी, लद्दाख में किया जा रहा है। पूगा घाटी, लद्दाख में, ठीक है? उसके बाद मणिकर्ण जो है, भू-तापी जो है केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश में, मणिकर्ण, ठीक है? उसके बाद है तातापानी। उसके बाद क्या है? तातापानी है। याद रखिएगा तातापानी कहाँ पर है? तातापानी कौन बताएगा? आया होगा एग्जाम में। जी, कन्हैया सर बोलिए। सर छत्तीसगढ़ में है क्या? तातापानी। कोई और कंफर्म कीजिए, एकता मैम बताइए। नहीं सर, आंध्र प्रदेश में। वही तो कंफर्म नहीं है। नहीं सर, छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, और इसको देख लीजिए। तप्त पानी अलग है। तप्ता पानी उड़ीसा में है। तप्त पानी उड़ीसा में है और ताता पानी छत्तीसगढ़। देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, मतलब जो भू-तापी केंद्र है, ठीक है? भारत में 10 हैं, 10 का पूछा हुआ है, ठीक है? घुमा के पूछता है कहीं न कहीं से। अभी हमको लगता है रिसेंटली 2021 या 2020 में ये था प्रश्न ना, 2021 या 2020। आप लोगों ने 2021 और 2020 के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, ठीक है? तो बताइए इसमें से मतलब आप लोग। सर, जी सर। क्या वो गंगा एक्सप्रेसवे वाला ग्रीन गंगा कॉरिडोर है क्या? नहीं, ग्रीन गंगा कॉरिडोर तो नहीं सर, उसका कुछ नाम दिया है, मैं अभी बता दूँगा आप लोगों को, टेंशन ना लीजिए। मुझे एकदम स्किप कर रहा है सर, मतलब बड़ा अच्छा नाम था वो। अ, मतलब बिल्कुल स्किप कर रहा है वो, दिमाग में कहता है ना रिसेंटली चढ़ ही नहीं रहा है। चलिए देखते बता देंगे, अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगा आप लोगों के पास। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं।